बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में खातिर-खा कमी तो कर दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ दुनिया पे लगा दिया। पाकिस्तान भी उसका शिकार हुआ है। क्या सूरत हाल बनेगी? पाकिस्तान किस तरीके से इस मामले से निकलेगा कि जब बिजली की कीमत का इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज़ को मिलना शुरू होगा तो उस वक्त टैरिफ के नाम की एक तलवार हमारे सर पर जो है वो नाचेगी, हमें ज़िबा करने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान कैसे निकल सकता है? SM तनवीर साहब से बात करेंगे। सरबरा हैं UBG ग्रुप के, FPCCI की सियासत में बड़े अरसे से फ़ाल है और साथ साथ सनतकार भी हैं। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्सों में मेरे साथ जावेद बिलवानी साहब, कराची चैम्बर के सदर, और फिर सफारतकार जफर हिलाली साहब भी होंगे। तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। SM तनवीर साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा कि बिजली के हवाले से आप लोगों का एक बड़ा जो है वो ओपन स्टांस था कि जिसके अंदर आपके साथ गौहर एजाज साहब भी थे, आप भी थे, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एक पूरी जद्दोजहद थी कि जिसके बाद अब हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक टैरिफ है उसके अंदर कोई फ़र्क पड़ा है। तो इस सारी जद्दोजहद के नतीजे में आप लोग यही चाहते थे, उसका आउटकम यही था कि जो आज आया, या आप समझते हैं कि इसमें कोई गुंजाइश मौजूद है और वो आउटकम नहीं आया कि जो आना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है राव साहब कि हम लोग पिछले 10 महीने से इसके ऊपर लगे हुए हैं। हमने एक फेडरेशन में टारगेट बनाया है, गौहर एजाज साहब और मैंने और हमारी पूरी फेडरेशन की टीम ने, कि हमने इसको $100 बिलियन की एक्सपोर्ट हमारे मुल्क की 2030 में कैसे होगी। उसमें सबसे पहले सामने आया कि जब इतनी महंगी बिजली होगी तो हम काम नहीं कर सकते। तो बिजली पे जो हमारी रिसर्च टीम ने काम की तो ये आया कि जो IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए में है उसमें जो मसले मसाइल है उसमें 1.1 ट्रिलियन रुपए का फर्क है जिसको ठीक करना चाहिए। उस पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की ही की, मैंने पूरे पाकिस्तान में एवरी वीक 2 से 3 शहर भी कवर किए, हमने अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया, हमने गवर्नमेंट से लॉबिंग भी की, हमने एक जगह पे गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया कि ये इसको ठीक किया जाए। उस पे हमारी गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स क्रिएट कर दी और टास्क फोर्स ने दिन और रात काम किया। उसमें उन्होंने काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनिगोशिएट किया है और जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आया। इम्पैक्ट जो आ रहा है, अगर 1.1 ट्रिलियन रुपए की आप बात करेंगे तो टोटल इस मुल्क में 120 करोड़ यूनिट कंज्यूम होते हैं, तो इसका 11 से 12 रुपए का इम्पैक्ट आना चाहिए। ये जो अभी 7.5 की बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हमारे लिए ये सही है या गलत है, देखिए मेरा टैरिफ P3 पे 34 रुपए की बिजली है। 34 रुपए में अगर 7.5 रुपए कम हो जाए तो ये 26.5 रुपए की बिजली बनती है। 280 पे मैं डिवाइड कर दूं डॉलर पे तो 9.5 सेंट की बिजली बनती है। हमारी डिमांड ये है कि हमारे को 9 सेंट की बिजली चाहिए। तो इससे तो कैलकुलेशन से लगता है कि हम बहुत करीब आ गए हैं, बट मार्केट में बहुत ज्यादा कियासराई हो रही है कि ये ऐसा नहीं है, ये 26 या 27 रुपए नहीं है, ये 31 रुपए। मैं नहीं मान सकता इस बात को कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की एक बात को तो वो ठीक होनी चाहिए, बट अभी मैं इस पे कोई कमेंट इसलिए नहीं कर रहा कि जब तक नोटिफिकेशन हाथ में नहीं आएगा तो हमारे को उसके बारे में बोलना बनता नहीं है। अच्छा तनवीर साहब ये फरमाइएगा कि आप लोगों की डिपेंडेंसी कितनी है नेशनल ग्रिड के ऊपर, क्योंकि जहाँ तक हमारी मालूमात है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपने बिजली के अपने ज़राए की तरफ चले गए हैं। कराची में आप लोगों को गैस जो है वो दरकार होती है, इस तरीके से दीगर जगहों पर भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कहीं सोलर पे आप चले गए हैं, कुछ लोगों ने अपने प्लांट्स लगा लिए हैं। तो डिपेंडेंसी आपकी कितनी है? क्या ये डिपेंडेंसी इस वजह से ख़त्म हुई थी कि बिजली की कीमत ज़्यादा है, या सेल्फ सस्टेन करने के लिए डिपेंडेंसी ख़त्म की गई थी? नहीं, जो हमारे जो अपने जो पावर प्लांट है ना वो भी गैस लेते हैं और गैस भी गवर्नमेंट से आती है, तो उसका भी रेट इन्होंने ज्यादा कर दिया है कि वो बिजली से भी महंगी हो गई है। तो गवर्नमेंट जो पावर प्लांट गैस बेस्ड हैं वो भी सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे बिजली के ऊपर। सोलर इंडस्ट्री में जितना काम करता नहीं है, जितनी कैपेसिटी हम लोगों ने लगा ली है, क्योंकि सोलर में मसला ये है कि हमारे को 24 आवर्स हमारी इंडस्ट्री चलती है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। सोलर हाँ वो लगाता है कि जिस फैक्ट्री चलानी हो, बट जो 24 आवर्स चल रही है, जैसे टेक्सटाइल के प्लांट्स हैं, जो बड़े बड़े बाकी प्लांट्स हैं, उसको 24 घंटे के लिए चाहिए, तो उसकी तो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। और जब गवर्नमेंट ने, आप हिस्ट्री में देख लें, बिजली को सस्ता किया है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। और जब क्योंकि हम अपने सराउंडिंग कंट्री से कॉम्पीट नहीं कर सकते अगर बिजली है। अच्छा तनवीर साहब, इसमें अब बड़ा एक अहम मसला आ गया है कि आप ये कहें कि एक जानिब से हमने मामलात को हल किया तो दूसरी जानिब जो है वो मुश्किलात आ गई। आपने बात की कि 9 सेंट की आपको बिजली मिले। सर जो भी आपकी डिमांड है आपको उसके मुताबिक, आपका जो एक पूरा वर्किंग पेपर था उसके मुताबिक आपको बिजली मिल जाए, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की तरफ चले जाए। लेकिन दूसरी जानिब टैरिफ वॉर जो अब शुरू हो गई है सर, उसमें ठीक है कि हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश का टैरिफ हमसे ज़्यादा है, वियतनाम हमारा कॉम्पिटिटर था उसका टैरिफ हमसे ज़्यादा है जो अमेरिका ने उसके ऊपर आयद किया है। तो इस टैरिफ वॉर के बाद
प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ज़ाहिर है कि कमी आई है, तो क्या ये असर ख़त्म तो नहीं हो जाएगा कि हम एक जानिब बिजली की कीमत जो है वो कम करके एक जो है वो प्रोडक्ट को सस्ता करना चाहते हैं, दूसरी जानिब उस पर टैरिफ लग जाए तो वो बात वहीं आ जाए और एक्सपोर्ट्स जो है वो उससे भी कम हो जाएंगे जो पहले थी? देखिए, मैं समझता हूँ कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी, बट हमारी गवर्नमेंट को इमीडिएट रिएक्ट करना चाहिए। और परसों जब मैं इस्लामाबाद में था, जब फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे, मेरी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी बात हुई और वो भी बिल्कुल तैयारी पे थे कि वो इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे। बहुत होपफुल हूँ। देखिए ना, हमारा कंपटीशन किसके साथ है? वियतनाम के साथ है। वियतनाम में तो 46% लग गया है, श्रीलंका 44 है, बांग्लादेश 37 है, चाइना 34 है, इंडोनेशिया 32 है, पाकिस्तान इज 29, इंडिया इज 26। इंडिया से टेक्सटाइल की इतनी बड़ी एक्सपोर्ट टू यूएस नहीं होती है। अब इन्होंने जो फॉर्मूला बनाया है, जो हमारा 29% जो हमारे पे कैलकुलेट किया गया है, वो इन्होंने अपनी इंपोर्ट जो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है, जो कि 5.1 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है और 2 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है टू यूएसए। तो इसका इन्होंने डेफिसिट कैलकुलेट किया है 3 बिलियन डॉलर का। 3 बिलियन डॉलर को इन्होंने डिवाइड किया इंपोर्ट के ऊपर, विच इज 5.1, उसकी 58.8% निकली है, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 29%। ये फॉर्मूला इन्होंने पूरी दुनिया पे लगा दिया। अब हमारे को चाहिए कि फौरी तौर पे हम अमेरिका से या तो इंपोर्ट बढ़ा लें। अब वो इंपोर्ट कैसे बढ़ेगी? हमारी गवर्नमेंट को ऐसी सब्सिडी दे जो हम कॉटन अगर लानी भी है तो हम किसी और मुल्क से ना लाए, हम अमेरिकन कॉटन लेकर आ जाए। हमारे मुल्क में पाम ऑयल आ रहा है मलेशिया से, वो बंद करते हैं, वहां पर थोड़ी सी ज्यादा रिबेट दे दें यूएसए में जहां से सोयाबीन ऑयल आता है, हम सोयाबीन ऑयल लेकर आ जाएं। 2 ऑप्शंस हमारे पास कि हम या तो अपनी इंपोर्ट इंक्रीज करते हैं यूएसए से, या हम अपने टैरिफ घटा दें। तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमें दोनों काम कर देने चाहिए। यूएस एक बहुत बड़ी मार्केट है और हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट खुलने जा रही है, तो उसका हमें फायदा लेना चाहिए। तो तनवीर साहब, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अवेल करने के लिए, जिस तरह पाकिस्तानी सफीर के बयान को भी अगर हम मद्देनजर रखें, वो कहते हैं कि जी हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करेंगे, और जहां तक ट्रंप की गुफ्तगू का ताल्लुक है तो उसमें भी उन्होंने मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला रखा है कि हमसे बातचीत करें, ट्रेड डेफिसिट को कम करें। अमेरिका से इस वक्त तो मेरे ख्याल हम 3-4 चीज़ें ही मंगवाते हैं, मशीनरी कुछ मंगवाते हैं, बाकी और इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी। तो क्या पाकिस्तान के लिए वायबल होगा कि अमेरिकन मार्केट्स को तलाश करे कि वहाँ से हमने क्या इम्पोर्ट करना है? ये पाकिस्तान के करंट सिनेरियो को रखते हुए वायबल होगा? जिस तरह से आपने कहा कि जी कॉटन हम मंगाए, तो कॉटन मेरा ख्याल है हम वियतनाम से भी ले रहे हैं, कुछ अपनी इंडिजिनियस कॉटन भी हम बना रहे हैं, तो वियतनाम के बजाय अगर हम अमेरिका की तरफ जाएंगे तो उसका हमें फ्यूचर के अंदर कोई फायदा है अमेरिका से चीजें लेने का, या उसकी कॉस्ट इतनी होगी कि हम पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी कॉटन, जी सर, मेजॉरिटी कॉटन जो पाकिस्तान में आती है ना, वो आ रही है ब्राजील से, वो आ रही है अमेरिका से। तो ये जो कॉटन आ रही है इसको हमने शिफ्ट कर देना है यूएसए, और साथ ही हम 4.5 बिलियन डॉलर का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ये मोस्टली फ्रॉम मलेशिया आता है, जो कि वहां से पाम ऑयल आता है। तो अमेरिका के पास उसका ऑल्टरनेट सोयाबीन ऑयल है, हम सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट कर लें, गवर्नमेंट थोड़ी सी उसको रिबेट दे दे तो इंपोर्टर खुद ही, जिसको जहाँ फायदा होता है कारोबारी आदमी वहां शिफ्ट हो जाता है, वो उसको इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। और साथ ही हम अपने टैरिफ घटा दें। पाकिस्तान में टेक्सटाइल तो आगे बिकनी नहीं है, कितनी 4-6 गाड़ियां आ जाएंगी, तो अपने टैरिफ भी घटा दें साथ। और मगर जैसे वियतनाम वाले जाकर, मैं टीवी पे देख रहा था, अमेरिका में बैठ गए, तो हमारे मुल्क में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर को टाइम जाया नहीं करना चाहिए, इनको इमीडिएटली जाके अमेरिका बैठ जाना चाहिए, उनसे निगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि ओपन है फॉर डिस्कशन। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को कभी नहीं मिलेगी, ये जाया नहीं करनी चाहिए। अच्छा तनवीर साहब, जिस तरह से आईएमएफ के साथ अब डील जो है वो तकरीबन अब फाइनल हो गई है, उनका वफ्द भी आएगा, कहते हैं कि जी वो बताएगा नहीं किसी को वो क्या कर रहे हैं, तो जो हुकूमत के दावे हैं कि हम जो है वो महंगाई को कम लेकर आ गए हैं, हम अशरिया खुदनोश की कीमतें कम कर रहे हैं, एक ओवरऑल इम्पैक्ट हुकूमत ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो महंगाई के अंदर जो है वो उसको डिक्रीजिंग इफेक्ट के साथ लेके आई है। फिर आईएमएफ की डील की बात भी हुई। तो बीइंग एक इंडस्ट्रियलिस्ट, जाहिर है कि आप भी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, ठीक है कि आप चैम्बर की जो है वो सियासत में अपनी जगह है, लेकिन आप बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे सर इंगेज करते हैं? आप क्या समझते हैं कि आपकी इंडस्ट्री चलाने की, जो सनतकार की जो इंडस्ट्री चलाने की सलाहियत है, वो बढ़ाई है हुकूमत ने, क्योंकि शरह सूद भी हम देख रहे हैं कि कम हो रही है? देखिए, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव आने शुरू हो गए, बट अगर इस मुल्क को बचाना है तो हमारे को जीडीपी का 4.5% की ग्रोथ पे जाना पड़ेगा। अगर उस पर नहीं जाएंगे तो हम लोग बच नहीं सकते। बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट, हम बार-बार 2-4 बातें कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि आपको इमीडिएटली अपने आप को उस पर शिफ्ट करना पड़ेगा। 9 सेंट की बिजली
9% बैंक इंटरेस्ट। इसके ऊपर फिर हमने और डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज गवर्नमेंट को दी हुई है। हम कॉटन पे भी FPCCI, देखिए आपने जो चैम्बर की सियासत की ना, मैं उस पर सियासत नहीं लड़ रहा हूँ। हम अभी अपने मुल्क को बचाने के लिए निकले हुए हैं। अभी हमारे को कॉटन, हमारे मुल्क में 5 मिलियन बेल आई पिछले साल, इस साल 5 मिलियन बेल हो गई है। 1 मिलियन बेल का मतलब है $1 बिलियन। अब $5 बिलियन का नुकसान हो गया। हम 1-1 बिलियन के लिए दुनिया के सामने जाके भीख मांगते हैं, तो वो क्यों नहीं हुई? तो फिर हमने पूरा का पूरा अपना उनको प्लान दे दिया। उस प्लान के तहत हम काम कर रहे हैं कि हमने किस तरीके से अपनी इंडस्ट्री को और हमारी कॉटन को इस साल ज्यादा आनी चाहिए। एंड आई एम वेरी होपफुल कि इस साल हमारी जो कॉटन आएगी वो कम से कम 8 से 10 मिलियन बेलें आ जाएंगी। अब साथ साथ हम लोगों ने इनके ऊपर एक कंस्ट्रक्शन का भी पूरा का पूरा एक प्लान दे दिया है। देखें, जब आप गलत किस्म के टैक्सेस लगा देते हैं, जब घर बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंगें बनेंगी, तो 72 इंडस्ट्री है जो उसके साथ चलेगी। उसमें थोड़ा सा शायद फाइनेंस साहब को फील आया था कि हम कोई फाइलों की बात कर रहे हैं। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है फाइलों के कारोबार में। हमारा इंटरेस्ट है कि हमारे मुल्क में हाउसिंग, घर बने, हाई राइज बिल्डिंगें बने। 72 अलाइड इंडस्ट्री है। जब ये व्हील, ये पहिया ये चल जाएगा इकोनॉमी का, तो हमारा मुल्क खुद ही ठीक हो जाएगा। शरह सूद को कहां पे रुकना चाहिए तनवीर साहब? देखें जी, जितना आपका CPI इंडेक्स होता है ना, CPI इंडेक्स से IMF कहती है कि आपको पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर आज तो CPI 0.7 हो गया, तो 0.7 के मुताबिक तो इसको 3% होना चाहिए। अब हमारी गवर्नमेंट डर इस बात के लिए रही है, और हमारा स्टेट बैंक ये डर रहा है कि जब हम इकोनॉमी को खोलेंगे, इंपोर्ट बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो जब मैंने उनसे पूछा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितना बढ़ जाएगा, तो उन्होंने फिगर दी 7%। तो मैं कहता हूँ फौरी तौर पे पहले 9 तो ले आओ ना। 9% पे लाने के बाद आप डरो और फिर फैसला करो कि हमने क्या करना है। बट 12 पे जैसे पिछली बार इन्होंने कम नहीं किया, वो ज्यादती की है। इनको फौरी तौर पे 9% पे लाना चाहिए। उसके बाद देखिए कि हमने कैसे संभालना है। एक आखिरी चीज का तनवीर साहब जवाब दे दीजिएगा। सर्टेनिटी फील करते हैं आप सर पूरे मामलात में? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जहाँ हम बात करें तो वो भी बड़ा इम्पैक्ट करती है बिजनेस के ऊपर। बीइंग बिजनेसमैन आप स्टेबिलिटी फील करते हैं, सर्टेनिटी फील करते हैं अपने पूरे माहौल के अंदर? देखिए, माहौल तो आपको पता है कि माहौल कैसा है। अब इस माहौल में ही रहना है, ये मुल्क ऐसे ही, हमने इसी में रहना है, और हमारा फर्ज है कि अपने मुल्क को ठीक करना। तो हम इस वक्त गवर्नमेंट को भी गाइड कर रहे हैं। देखिए, अच्छाई को अच्छाई बोलते हैं, बुराई को बुराई भी बोलते हैं हम लोग। तो हम गवर्नमेंट के साथ, हम SIFC के साथ, हम ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ, हम अब जो FPCCI नया काम कर रही है, $4.5 बिलियन का एडिबल ऑयल इस मुल्क में इंपोर्ट हो रहा है। हम ये काम कर रहे हैं कि इसको इंपोर्ट, जब एग्रीकल्चर कंट्री है तो इंपोर्ट किस बात के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल, इसको पाकिस्तान में क्यों प्रोड्यूस करते हैं? तो अब हमारी जो रिसर्च टीम है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, वो उस पे काम कर रही है, और होपफुली 15-20 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। SM तनवीर साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जावेद बिलवानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद साहब, आप लोगों का बड़ा मुतालबा था कि जी बिजली सस्ती की जाए ताकि जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, दुनिया के साथ हम कम्पीट कर सकें। अब हुकूमत ने बिजली कम कर दी है, तो आप समझते हैं क्या ये फेयर वैल्यू के ऊपर आ गई है या मज़ीद कम होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गवर्नमेंट ने बिजली कम की, देर किया, दुरुस्त किया, मगर ये कंटिन्यू प्रोसेस है और गवर्नमेंट को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि आपका दुनिया से मुकाबला होता है और दुनिया के अंदर आपकी रीजनल कंट्रीज़ के साथ, रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज़ के साथ मुकाबला होता है। तो ये तो गवर्नमेंट को हमेशा उस पोजीशन में होना चाहिए कि उसे जब भी कोई इसका रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज़ प्राइस कम करे तो हमको अलर्ट होना चाहिए और हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हम उसके बराबर मुकाबले में खड़े हो सकें। तो ये तो समझो फायर फाइटिंग हर वक्त जारी रहनी चाहिए। तो अच्छा, जितना देर से करेंगे इतना आपकी इंडस्ट्री जो है वो कमज़ोर होगी, उसकी सेहत ख़राब होगी। जैसे आप ICU में या कोई हॉस्पिटल में पेशेंट होता है, उसके लिए क्या हर वक्त फायर फाइटिंग हो रही होती है कि वो सेहतमंद रहे और सेहत उसकी ख़राब ना हो। तो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ की जो पोजीशन है, उसमें गवर्नमेंट को हर वक्त इंडस्ट्री के साथ खड़ा रहना चाहिए। गवर्नमेंट ने देर किया, दुरुस्त किया, मगर इससे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा और इंडस्ट्री का पहिया इंशाल्लाह चलेगा। अच्छा बिलवानी साहब, ये जो हुकूमत ने अब रेट कम किया है,
ये तो था पुराने हालात के मुताबिक, और नए हालात ये हैं कि अमेरिका टैरिफ लगा चुका है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक बड़ी जो खेप है वो अमेरिका के लिए जो है वो तैयार की जाती है, वहाँ जाती है। गो के टैरिफ और भी मुल्कों पे लगा है, वियतनाम पे लगा है जो शायद आपका कॉम्पिटिटर है, इंडिया के ऊपर लगा है जो आपका कॉम्पिटिटर है, बांग्लादेश के ऊपर लगा है जो आपका कॉम्पिटिटर है, इंडोनेशिया के ऊपर लगा है जो आपका कॉम्पिटिटर है। इंडिया के अलावा बाकी सब का रेट भी ज़्यादा है। तो सर अब जो है वो बिजली कीमत का जो इम्पैक्ट आपको चाहिए था वो प्रॉपरली आपको वसूल हो चुका है, क्योंकि नए सिनेरियो के मुताबिक तो शायद और कम करने की ज़रूरत हो कंपटीशन के लिए। देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये जो इस वक्त बिजली का रेट कम किया गया है, ये तो एक पुरानी डिमांड थी जो अमेरिका की टैरिफ से पहले की थी। अमेरिका का टैरिफ अभी जो लगा है, इसमें एक बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है कि जिन कंट्रीज़ के आपने नाम लिए, वो कंट्रीज़ जो हैं उनकी ब्यूरोक्रेसी या उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो हमारे मुल्क से ज़्यादा तेज़ एक्टिव है कि हम लोग से स्लो है। अगर जो इस वक्त जितना फास्ट काम करेगा, इस वक्त इम्तिहान है कि आपकी एफिशिएंसी और आपकी परफॉर्मेंस का इम्तिहान है कि आपके रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज में जो एक्टिव होगा, जो फौरन डिसीजन ले सकेगा, वो इस वक्त बाजी जीत जाएगा। जो जाके यूएस के सामने बैठ के उनके साथ नेगोशिएट कर लेगा पहले, वो सौदा ले जाएगा। तो मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से ये बात कही कि आप क्या समझते हैं कि आपके मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है, आपके मुल्क में जो आपकी गवर्नमेंट है, ये जो आपके रीजनल कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं उनके मुकाबले में उनसे ज़्यादा एफिशिएंट है, उनसे ज़्यादा जल्दी डिसीजन लेने वाली है या स्लो है? तो इस पे फाइनेंस मिनिस्टर ने मुझे ये ज़रूर कहा कि बिलवानी साहब, आज जुमेरात का दिन था, वो बोला आज सुबह प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग कॉल की है इस पे 9 बजे, शाम को आप लोग के जाने के बाद फिर मीटिंग है, कल भी इन्होंने 2 मीटिंग्स की हैं और आज सुबह भी इनकी मीटिंग थी। और इन्होंने ऑन बोर्ड जो पाकिस्तानी एम्बेसडर यूएसए में हैं उनको ऑन बोर्ड लिया, यूनाइटेड नेशन के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तानी उसको ऑन बोर्ड लिया। मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान ब्यूरोक्रेट्स के लिए चैलेंजेस हैं अभी। अगर इसको दिखाना पड़ेगा पाकिस्तान गवर्नमेंट को और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को कि हम जो हमारे रीजनल कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं जिनके आपने अभी नाम लिए उनसे ज़्यादा फास्ट हैं, वरना पब्लिक को क्लियर नजर आएगा कौन फास्ट है कौन स्लो है। अच्छा, पाकिस्तान का अगर एक्सपोर्ट, हाँ जी। अच्छा बलवानी साहब, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या होंगे? जब मुज़ाकरात के लिए आप बैठते हैं तो आप ज़ाहिर है कि अगले को कुछ देते हैं, कुछ उससे लेते हैं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की ख्वाहिश यही होगी कि पाकिस्तान पर टैरिफ को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान को ओपन स्पेस दिया जाए। लेकिन जवाब में अमेरिका भी ज़ाहिर है मुतालबात रखेगा, उसने भी बगैर किसी वर्किंग के तो ये टैरिफ आयद नहीं किया होगा। उनके पास भी होगा कि आप हमसे लेते क्या हैं चंद मशीनरी और चंद चीज़ों के अलावा, तो आप ट्रेड डेफिसिट को कम करें। तो पाकिस्तान के पास क्या क्या सर ऑप्शन हैं उनको ऑफर करने के लिए? हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो, उन्होंने तो अपने जो 450 या 460 पेज की डॉक्यूमेंट्स हैं इनके, उसमें सब चीजें लिख दी हैं। उसको अगर आप पढ़ें, उसमें एक एक चीज इन्होंने लिखी है। पाकिस्तान के ऊपर कितने सारे एलिगेशन लगाए इन्होंने। उन्होंने तो इवन ये भी कहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट काम नहीं करता। उन्होंने तो पाकिस्तान के अंदर ये भी बात कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है जाली ब्रांड के नाम से कपड़े बिकते हैं। इन्होंने क्या चीज नहीं लगाई, इन्होंने हर चीज पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगा दिया है कि ये पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान के अंदर एसआरओ बना दिए जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर वैल्यूएशन गलत की जाती है। इन्होंने कोई हर चीज उसमें लिख दी है। ये सारा काम गवर्नमेंट का है और ब्यूरोक्रेसी का काम है, प्राइवेट सेक्टर का नहीं है। देखें, अच्छा ऐसा नहीं है कि सब चीज सही हो सकती है। इस गवर्नमेंट ने सही भी किया। जैसे अभी रिसेंटली इन्होंने फेसलेस सिस्टम जो कस्टम में शुरू किया, तो वो करप्शन खत्म करने के लिए। इस तरह इन्होंने, पिछली गवर्नमेंट ने, पीटीआई गवर्नमेंट ने
जैसे फास्टर सिस्टम किया था सेल टैक्स रिफंड में, वो भी करप्शन खत्म करने के लिए था। तो ये करप्शन खत्म करने के लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने कई दफा अपनी स्पीचेस में, बल्कि बजट स्पीच में भी कहा कि हम सब चीज डिजिटलाइजेशन करेंगे। तो डिजिटलाइजेशन का करने का मकसद ही यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए और वहां फेसलेस सिस्टम हो जाए, ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म हो जाए और करप्शन खत्म हो। और वही सब अमेरिका चाहता है। और अमेरिका ने यह भी कहा है कि भाई जो टैरिफ लगा दिया इन्होंने हम पे, उन्होंने सीधा कैलकुलेशन करके एक फार्मूला बनाया और तमाम कंट्रीज का सीधा सीधा हिसाब बना दिया, आपको इतने %, आपको इतने %, आपको इतने %, कि भाई आप अब पाकिस्तान, हमने जो गवर्नमेंट से, मैंने जो थर्सडे को बात की थी फाइनेंस मिनिस्टर से, तो मैंने 2 आइडिया दिए थे जो मेरे जहन में थे कि आप फौरी जो है एक तो ऑफर करें कि हम अमेरिका की तमाम इंपोर्ट्स को 0 रेटेड कर देते हैं। ठीक है, 0 टैरिफ, क्योंकि अमेरिका ने 0 टैरिफ खत्म कर दिया। अफ्रीकन कंट्रीज पे जहां 0 टैरिफ था वहां इन्होंने मिनिमम टैरिफ कर दिया 10%। अच्छा, अब हम 0 टैरिफ करें और अमेरिका हमको पुराने टैरिफ पे भी लिया है, तो अफ्रीकन कंट्रीज से जो एक्सपोर्ट होता था उसका और हमारा टैरिफ जो है वो, जैसे हमारा 17% था और उनका 0 था, अगर हमारा 17% भी रहता है और उनका 10 हो जाता है तो बहुत जबरदस्त तरीके से हम कंपेटेबल हो जाएंगे। मगर हमारी गवर्नमेंट को ऑफर करना चाहिए कि हम 0 टैरिफ कर देते हैं। हमारी गवर्नमेंट को ऑफर करना चाहिए कि हम FTA भी साइन करने को तैयार हैं, क्योंकि अगर अमेरिका के अंदर पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री और लगेगी, इंडस्ट्री और लगेगी तो जो पाकिस्तानी न्यू जनरेशन और न्यू जो पब्लिक्स है जो बाहर जा रही है वो इस मुल्क में काम करेगी। जब इस मुल्क में काम करेगी तो नए एवेन्यू शुरू होंगे, नई कंट्रीज की तरफ हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप देखें इकोनॉमी ऑफ स्केल पे आपकी कॉस्ट कम होती है। देखिए पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को 3 प्रॉब्लम आए। एक, एनर्जी की प्राइस रीजनल कंपीटिटिव कंट्रीज में सबसे हाई, एक इंटरेस्ट रेट रीजनल कंपीटिटिव कंट्रीज में सबसे हाई, एक आपकी मिनिमम वेज वो भी हाई। तो देखें ये सब चीजें आपको साइमल्टेनियसली देखनी पड़ेंगी। आपके मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी को और मिनिस्ट्रीज को हर वक्त जागना पड़ेगा, हर वक्त काम करना पड़ेगा, और संडे हो, छुट्टी का दिन हो, रात लगानी पड़े, काम करना पड़ेगा। जिस तरह प्राइवेट सेक्टर के लोग एक्सपोर्टर्स करते हैं, हम ईद के दिन भी काम करते हैं। हमारे ऑर्डर्स होते हैं, हमको जो शिपमेंट्स हैं वो टाइम पे देनी होती है। ईद की छुट्टियों में भी हम ओवर टाइम लगा के काम करते हैं क्योंकि हमको शिपमेंट्स देनी होती है। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो थोड़ी कहेंगे कि हमारी ईद है या त्योहार है। बहुत शुक्रिया जावेद बलवानी साहब, सर आपने वक्त निकाला। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान अमेरिका से मुज़ाकरात करेगा, और ये बात हो रही है टैरिफ की कि जो अमेरिका ने पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत सारे ममालिक के ऊपर लगाया। ज़फ़र हिलाली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हिलाली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पाकिस्तानी सफ़ीर दावा तो कर रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना भी कहते हैं हम वहाँ पर वफ़द भेजेंगे, हम वहाँ पर एक प्रपोज़ल लेकर जाएंगे। दुनिया के बहुत सारे ममालिक इस वक्त अमेरिका से निगोसिएशन की तरफ जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। चाइना गो के जो है वो जवाबी टैरिफ की तरफ गया है। पाकिस्तान के पास सर क्या क्या ऑप्शंस हैं, इसमें सफ़ीर का क्या किरदार होता है, क्या किरदार हो सकता है, वफ्द जो जाएगा उसके पास क्या क्या चीज़ें होंगी कि जो वो पेश कर सके अमेरिका को, क्या गैप नज़र आता है कि जहाँ पर बात हो सके? सर ये रेसिप्रोकल टैक्स हो रहे हैं, जो आप लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं, आप पे आप कम कर देंगे तो हम भी कम कर देंगे। तो अब पाकिस्तान को देखना है कि मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा इम्पोर्ट हमारा है टेक्सटाइल, तो पाकिस्तान को देखना है कि कितना सस्ता कर सकें, कितना सस्ता कर सकें, बेयरिंग इन माइंड द कंपटीशन। इंडिया है, बांग्लादेश है, अगर हम इंडिया और बांग्लादेश से कम प्राइस करें तो हम कह सकते हैं कि इतना ड्यूटी हम रिड्यूस करने के लिए तैयार है। और आपके एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट ड्यूटीज भी होते हैं ना, इंपोर्ट ड्यूटीज होते हैं आपके उन चीजों पे जो आप फिर बाद में इस्तेमाल करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पे US कॉटन आप मंगवाते हैं, तो अगर आपने उसको आपको ठीक सा दाम उसका मिल गया तो फिर आप अपना प्राइस इतना रखें कि कंपटीशन से कम है। ये चीजें हैं जिससे निगोशिएशन हो सकते हैं। सर मजमूई तौर पर आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया को एक ट्रेड वॉर का सामना है? हम ये सुनते थे कि जी 2 आलमी जंगें हुई जिसमें फौजी आपस में लड़ी,
तो क्या इसको हम एक आलमी जंग कह सकते हैं कि ट्रेड कंपटीशन को जिस तरह से बढ़ जाए, एक दूसरे के ऊपर आप हमले और जवाबी हमले करें, कि इसको हम ट्रेड वॉर कह सकें, तीसरी आलमी जंग कह सकें ट्रेड के मैदान में? असल में आलमी जंग इसलिए नहीं होगा कि जो हथियार हैं वो ऐसे हैं जो उस वक्त कभी नहीं हुए, इससे पहले न्यूक्लियर वॉर से नहीं होगा। अब बात सीधी सादी ये है कि जो मुल्क तगड़े हैं, मिसाल के तौर पे चाइना, उन्होंने कह दिया हम ना इन्वेस्ट करेंगे ना हम खरीदेंगे। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे एक मुल्क में, उधर से आप खरीदेंगे नहीं, तो उस मुल्क में डिप्रेशन होगा। और हमारा तो इन मुल्कों में अगर डिप्रेशन होगा तो इनके भी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, जिधर हमारे एक्सपोर्ट्स भी उनको कम हो जाएंगे, इसलिए उनके पास पैसे कम हो जाता है। तो फिर दुनिया पे इसका इम्पैक्ट होगा। ऑलरेडी आप सोचिए कि आप यकीन कर सकते हैं कि 6.4 ट्रिलियन डॉलर स्टॉक एक्सचेंज से खत्म हो गए, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। ये तो ठीक है, जो आदमी बिलियनर है, जिसके बहुत अरबपति है, उसको तो खैर परवाह नहीं होता है उसको कि क्या प्राइसेस गिरते हैं, इसलिए कि वो आप खरीद लेगा और कहेगा यार सस्ता बिक रहा है बाहर, खरीद के बैठ जाओ, और जब ये करेगा मार्केट हम बेचेंगे, फिर और बिलियन हमारे बना लेंगे। मगर वो जो आदमी जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे मार्केट जाता है और इन्वेस्टमेंट पे उसकी रोजी होती है, तो वो क्या करेगा? अच्छा इलाही साहब, सफारती मैदान में कितना गैर मामूली समझते हैं आप अमेरिका के इस इकदाम को? क्या इसके पीछे आपको लगता है कि पूरी तैयारी मौजूद है, या लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो आके अमेरिका के साथ ट्रेड के जो मामलात हैं उनको जो वो ठीक तरीके से दोबारा से रीनिगोशिएट करे, मुआहदे करे अमेरिका के साथ, मुआहदे के अंदर है अमेरिका की ट्रेड डेफिसिट को कम करने का सबब बन सके? इसको सफारती ज़बान में आप इस हिकमत अमली को सर क्या कहते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं सर? भाई वो देख रहा है, अमेरिका देख रहा है, वो देखता है छोटे छोटे मुल्क इंडिया के साथ मिसाल के तौर पे उनका बड़ा है, मगर इंडिया को वो इतना नहीं कर रहे हैं, इतना टैरिफ ऊंचा नहीं कर रहे हैं उनके साथ। जो आपके पास है कुछ लड़ने के लिए, मिसाल के तौर पे हमें सोयाबीन चाहिए, हमें अभी पता है कि चीन सोयाबीन अमेरिका को नहीं देगा, अमेरिका को नहीं देगा, तो इसके अमेरिका सोयाबीन चीन को नहीं देगी, इसलिए कि चीन अमेरिका से कुछ नहीं लेगा, तो लिहाजा उसके मतलब है सोयाबीन हमारे लिए सस्ता हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर सस्ता हो जाए और हमें ये ज़रूरत है तो चलो बड़ी अच्छी बात है, जो पैसे इधर बचते हैं किसी और चीज़ में लगाते हैं। होता है ना यार, फार्मेसी जो है, फार्मास्यूटिकल आइटम जो है अमेरिका के सभी सस्ते हो जाएंगे अगर कोई और मुल्क नहीं लिया, माने स्पेशली चीन, फ्रांस ने भी कह दिया। मगर अब हम ठहर रहे हैं कि ईयू क्या कहेगा। अगर वाकई ईयू भी कह दे कि हम कुछ नहीं लेंगे उनसे और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो फिर वो भी एक्सपेक्ट करें कि अमेरिका उनसे भी कुछ नहीं होगा। तो इसके माने दूसरे मार्केट्स की तलाश होगी, दूसरे मार्केट्स के साथ वो बातचीत होगी कि तुम कितने कम पैसे पे लोगे, हमारे पास सरप्लस स्टॉक है, अमेरिका नहीं खरीद रहा है। तो इसलिए निगोशिएशंस का स्कोप काफ़ी हो रहा है और होगा, अगर दोनों साइड्स ने कोई और सिस्टम नहीं ढूंढा। तो फिर हर मुल्क जो है अमेरिका से जो भी एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को और जो भी इंपोर्ट करता है अमेरिका से, कहेंगे भाई अब बताएं आप नया क्या प्राइस है, इसलिए कि आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तो आपको तो बेचने हैं, आपको गंदम बेचना है, तो अब कितना कम देंगे हमारे को। मिसाल के तौर पर माफ करिए, एक और बात क्या कर रहे हैं, देखिए दो चीजें होने, हिलाली साहब आप फोरकास्ट ये है कि दुआ करो कि जी सर, मैं फोरकास्ट ये है कि अगर डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन के माने जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है, कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है या कम बहुत कम हो रहा है, डिप्रेशन तो बड़े सालों लगेंगे उसको निकलने के लिए। मगर अगर एक रिसेशन है, माने ये एक शॉर्ट टर्म है और जल्द से जल्द इनका फैसला हो जाए कि भाई ये नहीं चलेगा तो हम ऐसे करेंगे, दोनों तरफ से इधर होगा, तो ये फिर इससे हम जल्दी निकल सकते हैं। मगर अगर रिसेशन है तो बड़े सालों तक ये मामला चलेगा और सब लोगों को, एवरीबॉडी विल हैव टू टेक द कॉन्सिक्वेंसेस। बस जो अरबपति हैं वो उनको कोई किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, वो खुद ट्रंप एक अरबपति है, अब वो जाएगा मार्केट में सस्ता चीज़ें ले लेगा और जिसके वैल्यू से भी कम अगर सस्ता मिल जाए उसे, तो वो तो फिर बैठ जाएगा, 10 साल के बाद कहेगा कि मैं फिर अरबपति बन गया हूँ। अच्छा हिलाली साहब, आपको ये कैलकुलेटेड मूव लगता है अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का,
या आपको लगता है कि कोई पैनिक किस्म का मूव है कि जिसके अंदर वो कुछ प्रूव करना चाहते हैं अपने वोटर्स को, अपनी सोसाइटी को प्रूव करना चाहते हैं कि वो अमेरिका के बहुत बड़े हामी हैं? देखिए, ये एक प्लान्ड मूव होगा इस लिहाज से कि जब आप अपने कीमतें बढ़ा देते हैं और कहते हैं आप रिसिप्रोकेट करें, आप हमारे चीज़ों पे ड्यूटीज़ कम करें, तो उसके बुनियाद पे तो कोई कैलकुलेशन हो सकता है। मगर अगर आपने कैलकुलेट ये नहीं किया है कि वो ना सिर्फ कम नहीं करेगा उसकी ड्यूटी, बल्कि वो कहेगा हम आप में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, हम आपसे इंपोर्ट ही नहीं करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? क्या ट्रंप ने इसका इम्पैक्ट पूरा लिया है? क्या इन अदर वर्ड्स मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ट्रंप ने कहा है बिल्कुल ठीक है $6.4 ट्रिलियन का वाइप आउट हो जाए अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज से? इसके माने जो गरीब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज से और उससे रहते हैं, उससे ज़िंदगी पे के लिए इन्वेस्टमेंट है, क्या उनको अब जब वो नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट, उनका क्या हालत होगा? उनके पास क्या ऑल्टरनेटिव है? क्या वो भी घास खाएंगे जैसे हमें कहा था एक दफ़े खाने के लिए? क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। अच्छा इलाही साहब, एक चीज़ और फरमा दीजिएगा सर, ईरान के साथ जो है अमेरिका के मामलात अब कशीदा काफ़ी नज़र आ रहे हैं, बराह रास्त मुज़ाकरात की भी ऑफ़र कर दी है, उससे पहले धमकियां भी थी कि आप ये कर दें, आप वो कर दें। रशिया के साथ भी अचानक ट्रंप साहब जो है वो पहले यूक्रेन को डराते रहे, उसके बाद रशिया के साथ एकदम सीधे हो गए कि जी नाराज़ ना करें मुझे, आप इस तरह की बातों से आप मुझे नाराज़ कर रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ है ना, मिसाल के तौर पर आप सोचिए 2 मिनट के लिए, अगर उन्होंने ईरान को अटैक किया और समझ ही जाइए कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं, अगर हैं तो फिर वो तो खुदकुशी है, मगर अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है तो ईरान क्या करेगा आपको पता है? अमेरिका के जो दोस्त हैं, मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, उनका ईरान को डीसैलिनेशन प्लांट्स जो होते हैं ना, जिधर समंदर से पानी लेके उसको पोर्टेबल करते हैं, माने उसको आप पी सकते हैं नमक निकाल के, आपने सुना है ना डीसैलिनेशन प्लांट? जी सर। जो हर मुल्क जिसके समंदर हैं हमारे अलावा, उनके पास ये डीसैलिनेशन प्लांट होते हैं, उनकी कभी पानी की कमी इसलिए नहीं होती है। अगर डीसैलिनेशन प्लांट को उन्होंने अटैक किया ईरान ने जो गल्फ में है, तो 3 दिन के बाद पानी खत्म हो जाएगा गल्फ का। 3 दिन के बाद ड्रिंकेबल वाटर नहीं रहेगा। तो अब आप बताएं, इस किस्म का जंग के लिए गल्फ स्टेट्स तैयार हैं? लेकिन सर मसला ये है कि इस वक्त दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब तो किसी को सर ना हरीफ समझ रहे हैं ना हलीफ समझ रहे हैं, वो तो सबके साथ ही बराबरी का सलूक कर रहे हैं और अचानक नाराज़ हो जाते हैं, अचानक दोस्ती में आ जाते हैं। तो उनका जो बिहेवियर है सर, उसके मुताबिक आपको ये लगता है कि वो किसी और की परवाह करेंगे जब अमेरिका के मफादात को उन्होंने सामने रखना होगा? भाई, इस वक्त आज जैसे हम बात कर रहे हैं, हर स्टेट जो 50 स्टेट्स ऑफ द अमेरिकन यूनियन में, उसमें डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, 2-2, 3-3 कोई स्टेट्स में हो रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। और ये तो अब शुरू हुआ है। तो अब आप खुद समझिए कि रिपब्लिकन पार्टी जो बेयरली कंट्रोल करता है कांग्रेस को और ये वो भी क्या करेंगे? वो आप समझते हैं वो खुदकुशी करेंगे? वो कहेंगे इसको कि पॉलिसी चेंज करो, मेरे ख्याल में। और अगर नहीं कहें उसको और ये खुद नहीं किया तो फिर मुझे नहीं पता क्या होगा। आपका गैस मेरा गैस एक ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ऐसा तो नहीं चल सकता है। बहुत मगर शुक्रिया सर। जी सर बहुत शुक्रिया ज़फ़र इलाही साहब, सर आपके वक्त के। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।